ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। ये मानव पाचन तंत्र क्या है दोस्तों? हम लोग जो भी भोजन करते हैं, जो भी फूड लेते हैं, तो उसमें जितने भी विद्यमान फूड कंपोनेंट जैसे कि विटामिन्स, फैट, प्रोटीन, वो सारे किस प्रकार सिंथेसिस करते हैं और कौन कौन ऑर्गेन सिंथेसिस करते हैं, उन सारे ऑर्गेन के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, समझते हैं इसका स्ट्रक्चर्स क्या है दोस्तों। तो मानव पाचन तंत्र में कौन कौन ऑर्गेन आते हैं? तो सबसे पहले आपके आगे ये माउथ, उसके बाद आ जाते हैं सलेवरी ग्लैंड्स जो कि माउथ में ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है ओसोफोगस, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे लीवर, स्टोमक, पैनक्रियाज और गाल ब्लेडर। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन दोस्तों आ गया, और ये एनस और ये हमारा रेक्टम और ये अपेंडिक्स दोस्तों। तो इन सारे ऑर्गन को बारे में हम लोग फुली डिटेल्स समझते हैं और इसके फंक्शंस को समझते हैं दोस्तों। इन सारे ऑर्गन को ही मिलाकर, इन सारे ऑर्गन ही मिलकर क्या बनाते हैं? एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ड्रा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप इस फिगर को देखकर ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो भोजन हम कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना भोजन को हम लोग कहाँ लेते हैं दोस्तों? माउथ में लेते हैं। सबसे पहले भोजन को हम लोग कहाँ लेते हैं? माउथ में लेते हैं। माउथ में हम जैसे ही भोजन को लिए तो हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट है? टीथ, दांत प्रेजेंट है। हमारे माउथ में बहुत टाइप्स के टीथ प्रेजेंट है जो कि आपके फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा फूड का पाचन यहीं से शुरुआत हो जाता है। और माउथ में ही एक ग्लैंड्स पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सलेवरी ग्लैंड्स। आइए समझते हैं सलेवरी ग्लैंड्स का फंक्शंस क्या है और हमारे ये भोजन में किस प्रकार पाचन में किस प्रकार मदद करता है। सलेवरी ग्लैंड्स दोस्तों, आपका सलेवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? ये सलीवा नाम का एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप किया है स्तनधारियों की लाल ग्रंथियों, लार ग्रंथि जिसको सलेवरी ग्लैंड्स कहा जाता है, ये लाल या लार उत्पन्न करने वाली बाह्यस्रावी ग्रंथि है। लार में बहुत से पदार्थ जैसे एमिलेज जो स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है दोस्तों। यहीं से आपका स्टार्च, जो भोजन में फूड में जो आपका स्टार्च प्रेजेंट है, उस स्टार्च को यह शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में इसको क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि आपका स्टार्च का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो स्टार्च का सिंथेसिस माउथ में होता है। किसके द्वारा होता है? तो आपके सलेवरी ग्लैंड्स द्वारा छोड़े गए सलेवा एंजाइम के द्वारा होता है दोस्तों। तो माउथ में सलेवरी ग्लैंड्स पाया जाता है जो कि सलेवा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके भोजन को सॉफ्ट बनाता है। साथ में जो आपके भोजन में विद्यमान स्टार्च है, उस स्टार्च को वो ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों? ग्लूकोज में टूटता है। स्टार्च यहाँ पे ग्लूकोज में टूट जाता है। आइए समझते हैं उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? आपके ओसोफोगस में। यहाँ पे ओसोफोगस में भोजन पहुँचता है। ओसोफोगस के बारे में डिटेल्स समझते हैं। ऑसोफोगस को हम लोग हिंदी में इसको हम लोग ग्रास नली भी बोलते हैं। और आहार नली यानी ग्रास नली के माध्यम से थोड़ा पचा हुआ भोजन पेट में पहुंचता है। जैसे ही सलेवरी ग्लैंड से माउथ से जो भी भोजन है थोड़ा नीचे की ओर आता है। आहार नली की दीवारों में मांसपेशियां होती हैं, थोड़े मसल्स के बने होते हैं जो बारी बारी से सिकुड़ और फैल जाती हैं। मांसपेशियां होती हैं रिंग कार्टिलेज टाइप का। जब थोड़ा पचा हुआ भोजन आहार नली में पहुंचता है, पचा हुआ जैसे ही सलेवरी ग्लैंड से कुछ पचा हुआ भोजन अंदर की ओर जाता है, तो दीवारें सिकुड़ने और फैलने लगती है। दीवारें क्या होती है? सिकुड़ने फैलने लगती है, जिसको हम बोलते हैं भोजन को अंदर की ओर घोटना। और इस क्रमिक वृत्तों में सिकुड़ने वाली गति को जब ये फैलता है और सिकुड़ता है, ये जो ओसोफेगस फैलता है और सिकुड़ता है, इस मूवमेंट को हम लोग पैरास्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है
पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो ओसोफेगस की दीवारें कभी फैलती है कभी सिकुड़ती है, क्रमित वृत्तों में सिकुड़ने वाली गति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं दोस्तों। उसका ये पेरिस्टालिक मूवमेंट के फलस्वरूप क्या होता है, तो पेरिस्टालिक मूवमेंट के फलस्वरूप जो भी भोजन आपका पचा हुआ है वो भोजन नीचे की ओर आता है, ढकेलता है, और फाइनली भोजन कहाँ पहुंच गया दोस्तों, हमारे स्टोमिक में पहुंचता है। स्टोमिक में क्या होता है दोस्तों, स्टोमिक में पहुंचते ही भोजन पेट में करीब 3 घंटों तक पीसा जाता है। पेट में ये 3 घंटों तक पीसा जाता है दोस्तों। इस दौरान भोजन और सभी छोटे टुकड़ों टूटता है, भोजन और भी छोटे टुकड़ों में टूटता है। जितने भी भोजन है, पहले तो माउथ में टूटा, उसके बाद अब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में स्टोमिक में भी क्या होता है, टूटता है। एक अर्ध ठोस पेस्ट बनता है, यहाँ पे पेस्ट बनता है। पेट की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियां आमाशय रस, गैस्ट्रिक जूस, यानी स्टोमक में भी एक ग्लैंड्स पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपको गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करता है। इसमें 3 टाइप के पदार्थ होते हैं, ये 3 टाइप के जूस को प्रोड्यूस करता है। एक HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, एक पेप्सिन और पेप्सिन एंजाइम, और म्यूकस। ये 3 टाइप के जूस सीक्रेट होते हैं स्टोमक में प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड से, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब जानते हैं इनका काम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की उपस्थिति के कारण भोजन अम्लीय प्रकृति का होती है। कहने का मतलब, अगर स्टोमक में जैसे ही हमारा भोजन पहुंचा तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले ये क्या होता है, एसिडिक बनाया जाता है। और एसिडिक कहाँ से बनता है, आपके गैस्ट्रिक जूस से छोड़े हुए HCl से बनता है। उसके बाद आपके पेप्सिन एंजाइम बहुत छोटे कणों को बनाने के लिए भोजन मौजूद प्रोटीन को पाचन शुरू कर देता है। कहने का मतलब, स्टोमक में जो आपके पेप्सिन जो एंजाइम सीक्रेट हुआ है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, यहाँ पे जो भोजन में विद्यमान आपके प्रोटीन है, वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस करना शुरू कर दिया जाता है ना, प्रोटीन को पाचन करना शुरू कर दिया जाता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, स्टोमक से होता है। और कौन सा एंजाइम करता है, तो पेप्सिन एंजाइम करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपके म्यूकस यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, जो यहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे जो म्यूकस दोस्तों, यहाँ पे म्यूकस जो प्रोड्यूस हुआ है उसका काम क्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कंसनट्रेटेड HCl हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। अगर हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ जाता है, हाथ जल सकता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ये कंसनट्रेटेड HCl प्रोड्यूस नहीं होता है, डाइल्यूट HCl प्रोड्यूस होता है। फिर भी ये हमारे लिए खतरनाक भी है। और कभी कभी होता है कि हमारे शरीर में जब ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होने लगता है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। और इससे बचने के लिए हम लोग एंटासिड्स का यूज करते हैं दोस्तों। तो ये हमारे लिए खतरनाक होते हैं, लेकिन इस खतरनाक हमारे लिए नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ पे म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है। म्यूकस क्या करता है कि जो स्टोमक के जो स्टोमक इनर पार्ट है, इनर लाइनिंग पार्ट है, इससे सुरक्षा पहुंचाता है ये म्यूकस, इसलिए यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाया जाता है जो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। ये 3 टाइप के जूस को सीक्रेट करता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl का काम है भोजन को एसिडिक बनाना, पेप्सिन का काम है भोजन में विद्यमान प्रोटीन को पचाना, और जो म्यूकस का काम है HCl से स्टोमक के इनर पार्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना दोस्तों। अब आइए समझते हैं कि पैनक्रियाज, गाल ब्लैडर और लीवर के बारे में समझते हैं कि इनका फंक्शंस क्या होता है हमारे पाचन तंत्र में। दोस्तों अग्नाशय, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं, जो कि यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये क्या है, पैनक्रियाज है। ये इंसुलिन के उत्पादन के साथ रक्त शर्करा नियामक कार्य के लिए जाना जाता है। पाचन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं जो कि छोटी आंत में जाते हैं। ये एंजाइम वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पैनक्रियाज जो है एक आपके ऑर्गन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये पैनक्रियाटिक जूस इंसुलिन को उत्पादित करता है, और ये जो इंसुलिन है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब हम जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि इस जो इंसुलिन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है इसका फंक्शंस क्या है दोस्तों। तो अग्नाशय से क्या आपका प्रोड्यूस होता है, तो पैनक्रियाटिक इंसुलिन प्रोड्यूस होता है जो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पाचन में मदद करता है। उसके बाद यहाँ पे जिगर,
जिगर क्या है, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लीवर, यह पित्त स्रावित करता है। तो पित्त कहाँ से स्रावित होता है तो दोस्तों, तो लीवर से, जिसमें एंजाइम होता है और वासा फैट का पाचन में मदद करता है। और जिगर से जो भी आपका जूस निकलता है, जो भी एमिलेज निकलता है, जो भी एंजाइम निकलता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाता है। उसके बाद पित्ताशय, जिसको गाल ब्लेडर भी बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गाल ब्लेडर है। जब वासा से भरा भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, जब छोटी स्टोमक से कहाँ भोजन पहुंचा, छोटी आंत में, तो पित्त की थैली सिकुड़ जाती है और संग्रहित पित्त को स्रावित कर देती है, और इसमें जो पित्त होता है जो उसको बाहर निकाल देती है और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अग्नाशय, जिगर और पित्ताशय। अग्नाशय, जिगर और पित्ताशय, आप देख सकते हैं कि 3 ऐसे ऑर्गन हैं जहां से आपके जूस निकलते हैं, और सारे जूस कहाँ पहुंचते हैं, आपके लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। यहाँ पे ये छोटे छोटे इंटेस्टाइन है, इसमें पहुंचते हैं। तो अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है जो कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। और जिगर से जो आपके बाइल जूस निकलता है जो फैट को पचाने में मदद करता है। और जो पित्ताशय से जो वासा भरा भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है और वहाँ पे इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो अब समझते हैं कि छोटी आंत में क्या क्या फंक्शंस होता है अग्नाशय द्वारा छोड़े गए और जिगर और पित्ताशय से छोड़े गए जूस द्वारा। दोस्तों उससे पहले हम समझ लेते हैं कि छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत एक लंबी पतली ट्यूब है। ये जो छोटी आंत है वो लंबी पतली ट्यूब है जिसका व्यास 1 इंच का है। जिसका व्यास क्या होता है, 1 इंच का होता है, लगभग 10 फीट लंबी होती है। तो हमें छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, लगभग 10 फीट। ये पेट से निचली तरफ स्थित है, ये पेट के निचली तरफ स्थित है। पेट से निकलने वाले भोजन रंध्र संकोची पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह पेशी छोटी मात्रा में भोजन को छोटी आंत में भेजती है। क्या आप जानते हैं कि छोटी आंत आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, तो हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। मनुष्य में छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का स्थान होता है दोस्तों। यानी भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और इसके बारे में अधिक जानते हैं। छोटी आंत 2 ग्रंथियों के स्त्राव से प्राप्त होती है। 2 ग्रंथियों के स्त्राव से प्राप्त होती है। क्या प्राप्त करता है, एक जिगर से जो हमको बताया है कि जो बाइल जूस निकला है, और जो अग्नाशय से जो पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस निकला है। यह आमतौर पर पित्ताशय में रहता है। पित्त क्षारीय होता है यानी बेसिक होता है। भोजन को रासायनिक रूप से तोड़ने में मदद करता है। ये पित्त भोजन को रासायनिक रूप से तोड़ने में मदद करता है। यह पेट से आने वाले भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। तो पहले तो यहाँ पर स्टोमक में सेल प्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद आपके देख सकते हैं गाल ब्लेडर से जो पित्त प्रोड्यूस हुआ है जो क्षारीय है, पहले एसिडिक बना उसके बाद क्षारीय बना, ताकि अग्नाशय उस स्थान पर काम कर सके। अग्नाशय बड़ी पित्त की आकार जैसी ग्रंथि होती है। आप देख सकते हैं अग्नाशय बड़ी पित्त की ग्रंथि जैसा ग्रंथि होती है जो पेट के समानांतर और उसके नीचे होते हैं। अग्नाशय रस स्रावित करता है यानी पैनक्रियाटिक जूस स्रावित करता है, जिसमें अग्नाशय एमिलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज जैसे पाचक एंजाइम होते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसमें एमिलेज स्टार्च को तोड़ता है, यानी बाकी स्टार्च जो भी स्टार्च है सलेवरी ग्लैंड्स में टूट जाता है और बाकी जो स्टार्च है यहाँ पे टूटता है, यानी छोटे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटता है। उसके बाद जो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, और लिपिड रासायनिक रूप से टूटे हुए वसा को तोड़ते हैं, यानी फैट को फैटी एसिड में तोड़ते हैं। छोटी आंत की दीवारें में उपस्थित ग्रंथियां अंतरस स्रावित करती है, अतः रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, वसा को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में पूर्ण पाचन किया जाता है दोस्तों। यानी भोजन में विद्यमान जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, उसके बाद वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पूर्ण पाचन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में
क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियाज द्वारा छोड़े गए जूस यहाँ पे पहुँचता है, और लीवर से बाइल जूस निकलता है और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है दोस्तों। और साथ में जितने भी भोजन में विद्यमान है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सारे चीज़ों का सिंथेसिस होता है यानी पाचन होता है। फाइनली भोजन कहाँ पहुँचता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। इससे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स है क्या दोस्तों, पहले अपेंडिक्स सबको मालूम होगा, आप भी जानते होंगे अपेंडिक्स से कभी कभी हमें प्रॉब्लम भी हो जाती है, अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो कभी कभी दर्द भी हो जाती है। तो मैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अपेंडिक्स अभी हमारे जीवन में इसका कोई योगदान नहीं है। पहले के समय में जब लोग भोजन को पकाना नहीं जानते थे, उस समय अपेंडिक्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका था, और उस समय अपेंडिक्स हमारे एक बड़े आंत की तरह होती थी। अब अपेंडिक्स धीरे धीरे अपेंडिक्स छोटे होते गए रेवुलेशन के कारण, क्योंकि अपेंडिक्स क्या करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है, लेकिन हमारे शरीर में छोटे होने के कारण ये सेलुलोज को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ये अपेंडिक्स आपके जितने भी मांसाहारी जानवर हैं उनमें अपेंडिक्स का इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हम लोग भोजन को पचा कर खाते हैं। जो भी प्लांट से जो भी भोजन निकलता है या मांस से जितना भी भोजन निकलता है उसको हम पकाते हैं, जिससे सेलुलोज क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है पकाने ही के दौरान। तो हमारे अपेंडिक्स का यहाँ पे कोई योगदान नहीं हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग भोजन अनवांटेड एक्टिविटी द्वारा भोजन करते हैं तो इसमें जाके भोजन के कण फंस जाते हैं और इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और हमें बहुत सारा पेन होती है, और इसको डॉक्टर द्वारा बोल दिया जाता है कि इसको निकाल दिया जाए। हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं है, आप निकाल भी सकते हो, लेकिन आप अनवांटेड एक्टिविटी अगर भोजन करते हो, बिना चबाए खाते हैं, तो आपका अपेंडिक्स में आपका भोजन फंस सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन कहाँ पहुँचा, लार्ज इंटेस्टाइन में। दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करें तो यह बड़ी आंत एक लंबी मोटी ट्यूब है जो व्यास में 2.5 इंच 2.5 इंच और लगभग 5 फीट की होती है। ये पेट से नीचे की तरफ स्थित है और छोटी आंत के आसपास लिपटी हुई होती है। आप देख सकते हैं ये छोटी आंत के आसपास यहाँ पर लिपटी हुई है। पाचन के बाद भोजन के कण छोटे हो जाते हैं। जब यहाँ पर डाइजेशन हुआ तो उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल निकला और वाटर आपके बड़ी आंत में गई और छोटी आंत से होते हुए हमारे रक्त में पहुंचते हैं और रक्त पचाए हुए घुले हुए भोजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाते हैं। कहने का मतलब जो आपके छोटी आंत के अंदर जो विलीज है, कैपिलरी ब्लड कैपिलरीज है, वो उससे जितने भी भोजन डाइजेस्ट हुआ है वो आपके डिफरेंस पार्ट के बॉडी के पार्ट्स में पहुँचते हैं, जहाँ यहाँ पर कोशिका के रूप में समावेशित होता है। कहने का मतलब आपके बॉडी में जितने भी कोशिका है जो भोजन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा ही लेता है। उसके बाद जो अनपचा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत की दीवारें इस भोजन में ज़्यादातर पानी का सोख लेती है। कहने का मतलब वाटर का ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में दोस्तों वाटर का ऑब्जर्वेशन होता है। उस ठोस बना देती है, वाटर निकाल लिया जाता है और बड़ी आंत अंतिम अंग जिसे रेक्टम कहते हैं, इसे अनपचे भोजन को कुछ समय के लिए भंडार करके रखता है और अंत में गुदा द्वारा हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था हमारा दोस्तों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।